नमस्कार। सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप है, उनके साथ भी मैं काम किया, ओंगे, जारवर्स, सेंटिनलिस के साथ। थोड़ा मैं रिज़ाइन करके मैं चले गया, पहला कंट्री था लीबिया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ लीबिया के साथ काम किया हूँ। देखिए, अंडमान निकोबार में हमारा वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सर्विसेज है। लोग पॉलिटिक्स कर रहा है हमारा हेल्थ सेक्टर को लेके कि मोर देन 13 ईयर्स मैं UN के साथ काम किया, आई मीन WHO के साथ। नमस्कार, मैं समीरा बानो न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजनीति एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर अच्छे लोग इससे दूर रहना पसंद करते हैं। क्या कारण है? हमारे देश में राजनीति की छवि उतनी अच्छी नहीं है, मगर एक लोकतांत्रिक देश का चलना इसके बिना संभव भी नहीं है। अंडमान में 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए एक नए उम्मीदवार ने अपनी इच्छा जताई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मलिक की। पेशे से डॉक्टर और दिल में समाज सेवा लिए डॉक्टर मलिक ने अंडमान में हो रहे हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और जनता को न्याय दिलाने यह बड़ा फैसला लिए हैं। हमारे रिपोर्टर यामिन जी ने उनसे सीधी बातचीत की। चलिए हम उस रिपोर्ट को देखते हैं। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। राजनीति जब ये शब्द हमारे दिमाग में आता है तो कई सारे विचार भी हमारे दिमाग में आते हैं और ख़ासकर जो विचार होते हैं वे नकारात्मक ही ज़्यादा होते हैं। बेशक अफसोस की बात है कि राजनीति की जो छवि है हमारे देश में उतनी अच्छी नहीं है। न जाने इसका क्या कारण होगा, मगर फिर भी बिना राजनीति के तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलना असंभव है। वहीं कई हमारे नेता ऐसे भी हैं जो देश को लेकर, समाज को लेकर काफ़ी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखते हैं। वे सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। जो भी देश में, समाज में गलत हो रहा है उस पर वे आवाज़ उठाते हैं रेगुलरली और उस पर चाहते हैं कि देश में वो बदलाव हो ताकि हमारा समाज सही दिशा की तरफ जाए, हमारे लोगों को सही बेनिफिट्स मिले, उनका विकास हो, उनकी जो दुख भरी जीवन है उससे वे उभर पाएँ। ऐसे ही सोच रखने वाले डॉक्टर मलिक। चलिए हम सीधे डॉक्टर मलिक से बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी उनकी जीवनी के कुछ अंश, उनके फ्यूचर के कुछ प्लान्स जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। न्यूज़ अंडमान 24/7 को रियली धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपका चैनल के थ्रू से जितने भी आपका व्यूअर्स हैं, हम इस सभी को नमस्कार बोलते हैं, इन स्पेशली हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के निवासी हैं। सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने कहाँ पढ़ाई लिखाई की, क्या क्या पढ़ाई लिखाई की? मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूँ। मेरा जन्म एक छोटा सा गांव शिवपुर है जो डिगलीपुर तहसील में आता है, नॉर्थ अंडमान में। और उस दौरान मेरे पिताजी और माताजी वहाँ पे रहा करते थे क्योंकि पिताजी मेडिकल डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते थे। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। मेरा स्कूलिंग अंडमान निकोबार में ही हुआ। मुझे अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पढ़ने गया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में। तो वहाँ ख़त्म करके मैं अंडमान वापस आया। फिर एज ए इन सर्विस फिर मैंने अप्लाई किया। मैंने अंडमान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मुझे सिलेक्शन हुआ। मैंने वहाँ से
MD कम्युनिटी मेडिसिन में, दैट्स द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं किया हूँ। मैं शिप में काम किया था एज ए मेडिकल अफसर इन 1985 एंड उस दौरान मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था कि सारे अंडमान निकोबार के जितने दूर दराज आइलैंड है अप टू कैम्बल बे मुझे देखने को मौका मिला था। देन आई जॉइंड एडमिनिस्ट्रेशन इन 96। तो 96 में जब ज्वाइन किया तो उस 10 साल में मैं ऑलमोस्ट ऑल द CHC PHC में मैंने काम किया और इसी दौरान अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इवन जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप हैं उनके साथ भी मैं काम किया, ओंगे, जारवस, सेंटिनलीज के साथ। मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ कि जो पहली बार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में सेंटिनलीज का जो कांटेक्ट हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आई वॉज़ वन ऑफ द 13 मेंबर एक्सपेडिशन टीम जिसमें मैं एज इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया था। मैंने एम्स से न्यू दिल्ली से MD किया। MD करने के लिए यू हैव टू डू ए मैंडेटरी थीसिस। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था, मैं रिक्वेस्ट किया एम्स को, मेरा डायरेक्टर और डीन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कि मैं निकोबार आइलैंड में मेरा थीसिस करना चाहता हूँ एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट द परमिशन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जिस कॉन्फ्रेंस में हमें एक पेपर प्रेजेंट करना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज़ किया कि ये बंदा फर्स्ट अंडमान निकोबार से कम्युनिटी मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन किया है तो उनको ये पोस्ट देना चाहिए। सो दे रेकमेंडेड टू बी ए प्रोग्राम ऑफिसर, वन ऑफ द मेन पोर्टफोलियो अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो समहाउ हमारे DHS ने मेरे को डायरेक्टर जो थे उस ज़माने का वो मुझे ट्रांसफ़र कर दिए साउदर्न ग्रुप दूर आइलैंड में। Then I decided कि I should try to look for some other options and bigger opportunity. Then I thought also to get international exposure on my community health and public health. तो मैं 96 में अंडमान निकोबार छोड़ा, मैं रिज़ाइन करके मैं चले गया। पहला कंट्री था लीबिया जो है ये नॉर्थ अफ्रीका में है। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ लीबिया के साथ काम किया हूँ। उसके बाद मैं इंटरनेशनल NGOs के साथ काम किया। मैंने ऑलमोस्ट पाँच छः इंटरनेशनल NGOs के साथ काम किया इन डिफरेंट कंट्रीज़ इन ए कैपेसिटी एज ए कंट्री मेडिकल कोऑर्डिनेटर। और मैं एक NGOs का नाम लेना चाहता हूँ जिसका नाम है इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी। उनका फाउंडर थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आई गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद 2003 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करने के लिए। तो मेरा फर्स्ट असाइनमेंट था एसकैप बैंकॉक में। उसके बाद मैं यूनेस्को के साथ काम किया। उसके बाद मैंने IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के साथ काम किया साउथ सूडान में। एक्चुअली साउथ सूडान इज़ द न्यूएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उस ज़माने में सूडान एक ही होता था। मैं साउथ सूडान के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला WHO में काम करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी है। मोर देन 13 ईयर्स मैं UN के साथ काम किया, WHO के साथ काम किया। आई एम ऑल्सो ट्रेंड इन इमरजेंसीज। हमें बोलते हैं हेल्थ क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। जहाँ भी कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लाइक कोविड इमरजेंसी जो चल रहा है ऑनगोइंग। आफ्टर दैट 2019 में मेरा मम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो हम अपना फैमिली के साथ वापस आ गए, रहने लगे अंडमान निकोबार में। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चे होते हैं, बड़े होने लगते हैं, लड़कपन टीनेज में आते हैं, तो उनका ड्रीम आना शुरू होता है कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा वो बनूंगा। तो डॉक्टर मलिक एज अ टीनेजर उनका क्या ड्रीम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यमन जी। एक्चुअली मैं जब छोटा था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, तो मेरा पिताजी नर्स थे और मेरा पिताजी हर टाइम इनकरेज करते थे क्योंकि उनका काम डॉक्टर्स के साथ हुआ करता था। तो बोलते थे बेटा डॉक्टर बनने से आप ज़्यादा लोगों को सेवा कर सकते हो, आप केयरिंग हो। तो ये चीज़ मेरा दिमाग में था। प्लस मेरा दूसरा भी हॉबी था, मैं छोटा मोटा खेल कूद करता था, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं होता था खेल कूद करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर समय मेरे को स्कूल पहुंचने के लिए और आने के लिए बस में ट्रैवल के लिए
बिताना पड़ता था. बट माई ओनली ड्रीम वॉज टू बिकम ए डॉक्टर, और फाइनली मैं डॉक्टर भी बना हूँ एंड मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हूँ. अभी मैं फ़िलहाल तो यहाँ पे एज ए इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, और कोई अगर कंसल्टेंसी का ज़रूरत है मोस्टली मैं ऑफ़र करता हूँ फ्री. अभी किसी स्पोर्ट्स की तरफ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक सिंगिंग, डांसिंग, क्योंकि बंगाली कल्चर में तो लाइक आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है. कभी इस तरफ आपका झुकाव नहीं गया? एंड एक्चुअली नहीं, मैं कभी इस सिंगिंग डांसिंग में तो कभी नहीं, पर मैं स्पोर्ट्स में मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करता था. मैं एनसीसी में था, कैडेट था. INS विक्रांत, ड्यूरिंग दिस बांग्लादेश वॉर, विक्रांत वाज हियर, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिला था कि ऑन बोर्ड विक्रांत जाने के लिए. आपके क्या एम्स थे कि आप कहाँ तक आपकी सोच जाती थी कि मैं ये करना चाहता हूँ? देखिए, अंडमान निकोबार में हमारा वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सर्विसेज है. स्पेशली मैं जब MD करके वापस आया, आई कुड फोरसी दैट लॉट ऑफ हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं हेल्थ सर्विस में. मैं जैसा बोला कि अंडमान निकोबार का हेल्थ सर्विस, आप कहीं भी जाइए आपको PHC मिलेगा, CHC मिलेगा, अभी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब सेंटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो ये कहीं नहीं है, और फ्री मेडिसिन मिल रहा है, आपका हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है. तो वी कुड डू वट एवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी हमारा प्रोग्राम्स है, उनको हम एक्चुअली हमारे ईच एंड एवरी आइलैंडर के पास पहुंचा सकते हैं. और उसके लिए हमारे पास नो हाउ है, टेक्निकल नो हाउ कैसा करना. तो मुझे लगा कि उस ज़माने में 95 में मैं आके ज्वाइन किया था, वी कुड हैव डन दैट, एंड मैं उस चीज़ को मैं टेकअप भी किया था. बट समहाउ आई कुडंट गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम माई, एंड मुझे ट्रांसफ़र भी कर दिया गया. तो मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी वक्त है, चांसेस है. We have a dedicated team of doctors, healthcare workers, nurses, and also we have a very good, Andaman Nicobar administration में जितने भी हमारे officials है, I think they are also motivated. At this point of time, I would say administration में बहुत सारे जो अधिकारी है, they are quite supportive, और हम कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए खाली हमें चाहिए commitment and dedication, which I personally feel somewhere something missing. उनके लिए थोड़ा encouragement चाहिए. वो भी एक प्रॉब्लम है कि चैलेंज है कि हमारे डॉक्टर्स और जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनको वो environment नहीं दिया जा रहा है. It's not only in health sector, in every sector. If you take education sector, shipping sector, these really need urgent attention. बहुत सही बात कहा है डॉक्टर मलिक ने कि जैसा समय बीतता जा रहा है. अभी डॉक्टर मलिक हमसे कह रहे थे कि कुछ साल पहले लाइक इन 90s काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि यहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज थी बहुत अच्छी थी, डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे, एंड लोगों को अपने PHCs, अपने CHCs, अपने डॉक्टर इन पर भरोसा था. क्या वजह है सर कि आज जो माहौल है एकदम बदल गया है? आप आए दिन सुनते हो कि GB पंत पे अब लोगों को जैसे भरोसा ही नहीं रह गया है. सोशल मीडिया में तो GB पंत को लेकर, GB पंत के डॉक्टरों को लेकर, वहाँ की जो पब्लिक के प्रति जो उनका स्वभाव है उसको लेकर भी कई सारी बातें उठती है कि जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वहाँ पर उनका रवैया पब्लिक के साथ अच्छा नहीं है, वहाँ की सर्विसेज अच्छी नहीं है, इतनी गंदगी है वहाँ पर. तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हेल्थ सेक्टर बारे में मैं जो भी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया में, क्योंकि मैं एक रेगुलरली सोशल मीडिया में कमेंट्स करते रहता हूँ, मैं नोटिस किया देयर आर लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. जो भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोग तो आई एम ए वेरी इम्पार्शियल पर्सन, एंड मैं नोटिस किया हूँ कि लोग पॉलिटिक्स कर रहा है हमारा हेल्थ सेक्टर को लेके. क्योंकि ये वेरी हेल्थ में जो भी लोग हैं ना, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट, दे आर वेरी सॉफ्ट, केयरिंग काइंड ऑफ पीपल, एंड दे आर द काइंड ऑफ weaker section of the in the top level officials. अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी मैंने बोला था कि भाई आप लोगों ने हमारा डायरेक्टर से बात कीजिए, हमारे एनिम्स का डायरेक्टर से बात कीजिए, हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस से बात कीजिए. अगर आपको सही आंसर नहीं मिला, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, गो टू द सेक्रेटरी हेल्थ सर्जरी के पास, या तो फिर कमिश्नर कम सेक्रेटरी हेल्थ के पास. अगर उसमें भी नहीं हुआ, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब श्री केशव चंद्र जी
जी he is very much dedicated and committed to serve our Andaman Nicobar Islanders। तो मुझे लगता है दो चीज़ें, एक तो है कि मिस इन्फॉर्मेशन, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग अच्छे हैं। येस, देयर आर सम स्टाफ्स विच माइट बी नॉट अप टू द मार्क। वो तो देखिए, अगर यंग जो है उनको सीखना भी है, तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा किसी को, बट हमें लगता है कि अभी तो बहुत सुधार आया है। नए डायरेक्टर आए हुए हैं एनिम्स के, जो जीवी पंत हॉस्पिटल अभी एनिम्स के अंडर में है, जो और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जो है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। आई थिंक थिंग्स विल बी इम्प्रूव्ड। दिस इज़ नॉट ओनली इन द हेल्थ सेक्टर, आप देखिए एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन में दूर दराज का स्कूल्स में MTS जो मल्टीटास्क स्टाफ ने बच्चों को पढ़ा रहा है। हमारा निकोबार डिस्ट्रिक्ट में देखिए और नॉर्थ मिडल डिस्ट्रिक्ट में देखिए, रिमोट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में अगर नहीं है तो इसका कारण है कहीं ना कहीं हमारा मिस मैनेजमेंट विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट सेक्टर आई वुड से शिपिंग सेक्टर। शिपिंग में तो ये एक लाइफ लाइन है हमारा अंडमान निकोबार के लोगों के लिए, स्पेशली निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के जो भी रहते हैं, स्पेशली निकोबारीज। मुझे अभी रिसेंटली एक चांस मिला था, क्योंकि मुझे लगा कि अंडमान में इफ़ आई कंपेयर फ्रॉम प्रीवियस व्हेन आई वाज वर्किंग अंटिल 96 एंड नाउ, बहुत सारा चेंजेस आया है। तो मुझे लगा कि मुझे लोगों के साथ जाके देखना चाहिए कैसा है। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 में लोगों के साथ मिलने का। तो मैं डिगलीपुर से कैम्बल बे तक सब जगह में गया, लोगों से बातें किया। मुझे लगा कि लोगों को रियली दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक राइट्स, जो हेल्थ, एजुकेशन, और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए तो शिपिंग सेक्टर इज़ ए मस्ट। आप जहाज में जाओगे, यू शुड हैव ए क्लीन टॉयलेट। आप बंक क्लास में जाओगे, यू विल फाइंड very difficult to make your journey for 3 days। जो साउदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड में जाते हैं, कचाल, कमोटा, कैम्बल बे, कार निकोबार, आप शिप का हालत देखिए। उसमें बंक क्लास जो है, साधारण हमारे जो कॉमन आइलैंडर है वो बंक क्लास को अवेल करते हैं, तो उसमें सही क्लीन सैनिटेशन नहीं है, वाटर नहीं है, मैंने खुद देखा। और आई थिंक दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली। ये 3 सेक्टर जो है, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर फॉर मी। और अगर आप देखेंगे कि मैं जब से वापस आया हूँ अंडमान निकोबार में लेट 2019, आफ्टर 24+ ईयर्स, मुझे लगा कि साधारण लोग आर रियली they are deprived of basic rights, especially health, education and other sector। और मैं इसलिए बहुत ही परेशान और दुखी हूँ कि why so much of deterioration। आपने नोट किया होगा कि हमने डॉक्टर मलिक से शिपिंग सर्विसेज के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में हमने बात नहीं की, मगर वो खुद से बताने लगे। मैं कारण बताता हूँ आपको। यही कारण है कि हमारा आज डॉक्टर मलिक से मिलने का, कि सिर्फ हेल्थ सेक्टर को लेके ही नहीं, अंडमान निकोबार में जितने भी समस्याएं हैं उन सब को लेकर वे काफ़ी चिंतित रहते हैं और सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अपनी उपाय, अपने विचार सबके सामने बेझिझक रखते हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव भी होते हैं। अंडमान निकोबार को लेकर, यहाँ की सेवाओं को लेकर, यहाँ के जो निवासी हैं उनको लेकर काफ़ी दूरदर्शी सोच रखते हैं डॉक्टर मलिक। और इसका एक कारण यही है कि डॉक्टर मलिक अब राजनीति में उतरना चाहते हैं। उनका कहना है कि चाहे इसे कितनी भी लोग गंदी नज़र से देखें या इसके बारे में सोचें, इसका कारण चाहे जो हो, तो अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये और गंदा होगा। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव सोच रखकर इस पर उतरेंगे और उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, तो हो सकता है कि भविष्य में लोगों का जो सोच है राजनीति को लेकर वो बदल जाए। हम सलाम करते हैं डॉक्टर मलिक के इस सोच को और उम्मीद करते हैं कि जो वो कह रहे हैं इन फ्यूचर अगर वो
पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं तो वो बदलाव भी ज़रूर लेकर आए। सर, शुरू से ही आपका जो फील्ड है वो मेडिसिन रहा है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि चलिए अभी आप रिटायर हो गए हैं, अपने जो भी जॉब्स में आप थे, जहां का एक पूरी दुनिया में लगभग आपने काम किया है, अपनी सेवाएं दी है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि अंडमान में जाके अब एक प्राइवेट सा हॉस्पिटल ही खोलूं, या जहां पे फ्री या काफ़ी कम फीस में अंडमान की जनता को आपकी सर्विसेज मिले? एक्चुअली यामिन जी, मैं 2019 में वापस आने से पहले मैं यही सोच रहा था, क्योंकि मैं देखा कि हमारे पिताजी के साथ में जो काम करते थे, फ्रेंड थे, उन लोग प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं और वो हमें बताते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं हम एक हॉस्पिटल खोले जहाँ पे लो कॉस्ट लोगों को कम पैसा में सुविधा मिले, मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं चाहिए, ये मेरा प्लान था। तो मैंने एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बना के, मेरा एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, वो हिली लैंड में कैटेगराइज किया गया है, तो मैंने उसको कन्वर्शन के लिए अप्लाई किया था 2019 में। तो आई मस्ट थैंक द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो टाइमली 2019 में मेरा एक हियरिंग हुआ आफ्टर डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर्स, एंड हियरिंग में बताया गया कि हो जाएगा, लेकिन आपको एक तो लेटर देना पड़ेगा। तो मैंने वो भी, उसके लिए मैं वेट कर रहा था। फिर 2020 में जाके मैंने पता किया कि क्या हुआ, कि वो प्रोजेक्ट का मेरा कन्वर्शन हुआ कि नहीं। तो मुझे रिप्लाई दिया गया कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली हमारे एलजी साहब ने अभी बंद करके रखे हैं। तो दिस इज़ नॉट इन ऑफिशियल लेटर, बट इट वॉज इन वर्बली आई वॉज कम्युनिकेटेड। तो उसके बाद तो आपको पता है कि अभी सभी बंद है कन्वर्शन, तो इसीलिए वो प्लान मेरा बना नहीं है। बट अगर मेरे को कन्वर्शन मिला तो आई विल श्योरली ट्राई टू एस्टैब्लिश ए लो कॉस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे लैब फैसिलिटीज़ और बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो और साधारण लोगों को सुविधा मिले। लेकिन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो ओनली रेफरल हॉस्पिटल है एनिम्स का, जीबी पंत हॉस्पिटल, दैट शुड बी स्ट्रेंथन। और हर दूर दराज में जितना भी गवर्नमेंट सेटअप है, हमारा वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सर्विस इन इंडिया, इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। ट्रेंड डॉक्टर्स होना चाहिए, ट्रेंड नर्सेज, सपोर्ट स्टाफ का कमी नहीं होना चाहिए। यूएन में, यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत बड़ा होता है। वहाँ हम एनजीओज़ के साथ काम करते हैं, एनजीओज़ को एम्पावर करते हैं, एनजीओज़ को इनकरेज करते हैं, क्या कर सकते हो, गाइड करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम अंडमान निकोबार में, अगर मुझे which I am optimistic that 2024 election once I become MP, मुझे लगता है कि ये जितना भी लोकल एनजीओज़ है, मीडिया एजेंसी है, इनको ना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, द सपोर्ट दे शुड गेट। और उनको सपोर्ट नॉट ओनली देम, जितना भी सेक्टर बोलिए आप, एजुकेशन बोलिए, हेल्थ बोलिए, लाइवलीहुड बोलिए, जॉब्स बोलिए, हम बहुत बार सुन रहे हैं जॉब सिक्योरिटी, ये सब के लिए एमपीज़ के पास इतना पावर होता है, उनका नेगोशिएटिंग स्किल्स यूज़ करके उनका ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनेस्टली और गुड इंटेंशन नहीं करोगे, आप अचीव नहीं कर पाओ। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ये चीज़ तभी आप कर सकते हो जब आपके पास पावर हो और आपके पास स्किल्स हो, which I personally believe that I do have all those skills. चलिए, मैं एक आखिरी सवाल के साथ आज के इस अंक को हम समाप्त करेंगे कि सर, थोड़ा कृपया करके हमें अपनी जो राजनीतिक के तरफ जो आपका जो झुकाव है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। क्या कारण है एंड किस वजह से आप राजनीति में आना चाह रहे हैं? थैंक यू यामीन जी, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। एक्चुअली मैं जब वापस आया 2019, लेट 2019 में, मैं बहुत परेशान हो गया। जो चेंजेस आई सॉ, देयर इज़ नॉट मच इम्प्रूवमेंट, ओनली डिटेरियोरेशन इन मेनी सेक्टर्स। और उसी दौरान मैंने देखा कि डिब्रेट स्टूडेंट्स का मामला, जिसमें एक्चुअली मुझे लगता है कि इसको सॉल्व कर सकता था। डेब्रेट स्टूडेंट्स, फिर एक चक्रवर्ती हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ था जिसमें मुझे लगा कि ये सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंसी,
उसी दौरान मैंने पता चला कि अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट की कमी है, स्पेशली रूरल एरिया में, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में प्लस नॉर्थ एंड मिडिल में। फिर स्कूल्स में मैं अभी बताया था कि टीचर्स नहीं हैं। और भी बहुत सारे चीज़ मुझे नोटिस किया कि जैसा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो भी प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर्स है, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू होल्ड दिस पोस्ट। तो मुझे लगा दीज आर वेरी वेरी बेसिक थिंग्स जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके, हमारा सेंट्रल लेवल के लोगों से बात करके, मैंने ऑफिशियल्स लोग प्लस एट द लेवल ऑफ मिनिस्ट्री बात करके हम इसको सुलझा सकते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं कभी भी नहीं देखा कि जो विद डेडिकेशन, विद कमिटमेंट कोई भी हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बाहर आए, इंक्लूडिंग हमारा जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी है, उनको भी मैंने नहीं देखा कि इस मामले में बात उठाया। और मैं जब इंटरनेशनल लेवल में मैं नौकरी कर रहा था, मैं आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हायर लेवल ऑफ सीनियर लेवल ऑफिशियल्स प्लस हमारे मिनिस्टर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर्स इन डिफरेंट कंट्री। तो मैंने देखा कि एक चीज़, अगर आप कॉमन लोगों को हेल्प करना चाहते हो, यू हैव टू हैव ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। तो उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तभी मिलेगा जब आप compete करोगे इन विद अदर पॉलिटिशियन। तो मैं सोचा मैं एक आइलैंडर हूँ और मैं आई थिंक मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, प्लस मैं लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई गेन एंड आई नो आई कैन कंफर्म दैट मैं जितना जानता हूँ अंडमान निकोबार के बारे में कोने कोने से, एंड मैं जितना स्पेंड किया हूँ टाइम, मेरे से ज़्यादा कोई, प्लस द अमाउंट ऑफ स्किल्स आई मीन जो मैं सीखा हूँ इस दौरान अंडमान में नौकरी करके, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं जितना जानता हूँ उसका आई मीन द प्रोसीजर्स के बारे में। फिर मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं, एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किए हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग, इंक्लूडिंग मेरा सम ऑफ माय मेंटर्स, कि आप क्यों नहीं सोचते हो ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैं एक चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ यमन जी कि अगर आपके पास पॉलिटिकल कमिटमेंट है, अगर आप ऑनेस्ट हो, यू हैव ए गुड इंटेंट, यू कैन अचीव वट एवर यू वुड लाइक टू अचीव फॉर द कॉमन पीपल। इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं 2024 MP इलेक्शन में कंटेस्ट करूं। तो मैं सोचा मैं कैसा करूं। फिर मैंने 7 नवंबर को एक मैं अपील किया हूं विच इज़ अगेंस्ट करप्शन। आपने भी शायद देखा होगा, पढ़ा होगा। उस अपील में मैं क्लियरली मेंशन किया हूं कि मैं 2024 MP इलेक्शन में मैं कंटेस्ट करूंगा। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन अनदर थिंग, रिसेंटली आई फाउंड दैट देयर इज़ अनदर ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ illicit drug use in Andaman Nicobar Island, which should be one of my priority to work on this. Thank you. सर, बेशक आपकी सोच बहुत अच्छी है और सोसाइटी के लगभग हर सेक्शन में आप अपनी राय रखते हो और उसको सुधारने की सोच रखते हो डेफिनेटली। तो क्यों पॉलिटिक्स, व्हाई नॉट, यू कैन आल्सो, आप एज ए NGO भी तो काम कर, एक ऑर्गेनाइजेशन या NGO के तौर पर भी आप समाज सेवा दे सकते हो। उसमें इनफैक्ट आप सरकार से लड़ सकते हो, गवर्नमेंट से लड़ सकते हो, अपनी टीम को बनाकर समाज को सुधारने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं आप सरकार से लड़ कर ला सकते हो। वो ज़्यादा आपको नहीं लगा बेटर है कि आप खुद पॉलिटिक्स में आए और फिर ये बदलाव लाए? यमन जी, ये भी बड़ा अच्छा आपका स्टेटमेंट है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, हम तो NGO में काम किए हैं और इंटरनेशनल NGOs में बहुत सारे कंट्रीज़ में और बहुत बड़े NGOs में, NGOs का जो काम होता है ना, आप सही कहा, जो हमारे अंडमान निकोबार के NGOs नहीं कर पा रहा है ओपनली, ऑनेस्टली, इम्पार्शियली। जैसा मैंने कहा कि MP जो होता है ना, ये पॉलिटिकल लेवल में जो है, आप एक ब्रॉडर एस्पेक्ट प्लस MP जो होता है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता है। उस पावर को आप सही तरीक़ा से अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकोगे
तो मुझे लगता है कि देखिए अंडमान में खाली 5 लाख पॉपुलेशन है, इट्स नॉट लाइक मेनलैंड ऑफ इंडिया जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड कौन क्या कर रहा है पता भी नहीं चल रहा। अंडमान निकोबार इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, वी हैव ए वेरी गुड टीम ऑफ वर्कर इन द ऑफिशियल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग हमारे लोकल सीनियर ऑफिशियल्स, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है, एवरी डिपार्टमेंट। मुझे लगता है कि NGO आर डूइंग गुड, बट इनको थोड़ा और इम्प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ देयर थिंकिंग एंड देयर वे ऑफ डूइंग वर्क इन अंडमान आइलैंड्स, विच आई फाउंड इन लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका भी एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, उनको भी सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट कौन दे सकता है? अगर कोई अच्छा MP हो, ही इज़ द ओनली पर्सन इन अंडमान आइलैंड जिसके पास पावर है। हमारा और आपके पास कोई पावर नहीं है। हम देखिए एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को लेटर लिखे, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखता हूँ, कुछ मेरे को रिस्पांस भी मिला है एंड आई हैव अकम्प्लिश्ड ऑल्सो इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी। लेकिन अगर आपके पास पावर होगा, दैट टू कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, यू कैन रियली अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। NGOs का जो रोल होता है बहुत लिमिटेड रोल होता है, एक्चुअली उनका रोल बहुत कम होता है, इसीलिए मैंने NGO छोड़ के मैंने UN ज्वाइन किया था। ये है डॉक्टर मलिक, जिन्होंने अपने बारे में बचपन से लेके अब तक अपनी लगभग हर चीज़ हमें बताई है, अपने एजुकेशन, अपने जॉब्स को लेकर, और अंत में उन्होंने अपनी सोच को भी आप सबके सामने रखा है। हम आगे और भी बात करेंगे मलिक सर से कि वे MP बनने के बाद वो कैसे समाज में सुधार लाना चाहेंगे। अंडमान निकोबार में जो इतनी ख़राब व्यवस्था है, इस पर वो क्या सोच रखते हैं उनको सुधारने के लिए, और यहाँ की जनता को ऑफ़र करने के लिए उनके पास क्या क्या है, हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर मलिक, जिन्होंने हमारे चैनल से बात की और राजनीति में कदम रखने की इच्छा जताई, और आज के इस एपिसोड में अपने बारे में आप सभी को बहुत कुछ बताया। हम उन्हें भविष्य तथा उनके राजनीतिक सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं समीरा बानू आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।